रिजवान जाफर सवाल है पाकिस्तान का, और आज सवाल लेकर आए हैं कि पाकिस्तान में एक बात कही जाती है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो इस महंगाई के जमाने के अंदर लोग जो हैं वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या महंगाई सिर्फ गरीबों के लिए है, या अगर हम बात करें तो हमारा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास जो है वो भी जो है इस वक्त रो रहे हैं। अगर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है तो खासतौर पे वजीर आज़म पाकिस्तान एक बात कहते हैं कि जनाब हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उस पर बहुत सारी मराहत दी हैं, तो क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है? लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में, या हम देख रहे हैं नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पे फ्लैट्स ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, क्या अपने घर बना रहे हैं? क्या घर बनाना आज आसान है? बनाया जा सकता है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत सारे सवालात हैं, और मेरे सामने नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये सवाल सामने रखेंगे और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बहुत ही काबिल नौजवान इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जैगम महमूद रिजवी साहब, आप चेयरमैन टास्क फोर्स हैं प्राइम मिनिस्टर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन शेखानी साहब, आप साबिक सदर हैं आबाद के, और कंस्ट्रक्शंस के हवाले से और बिल्डर्स की जो एसोसिएशंस हैं उनके आम रहनुमा हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाल अहमद गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो अभी ताज़ा पार्लिमानी लीडर बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली के अंदर, MPA हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें उम्मीद है एज अ पार्लिमानी लीडर आप खासतौर पे कराची की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़बरदस्त जो है वो मैं कहूँगा कि रहनुमाई भी करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। तो जैगम साहब आपसे हम स्टार्ट करते हैं, फरमाएं ऑफर जो ये नया पाकिस्तान की हम बात करते हैं जब, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि जनाब हम जो है वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, यही तादाद यही थी या कुछ आगे पीछे बता रहा हूँ मैं? तो ये जो तादाद है ये क्या मुमकिन हो सकेगी? क्योंकि अभी तो 2.5 साल गुजर गया और किसी को कुछ नहीं मिला है। नौकरी वालों तो जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी उन्हें नौकरी मिलने के बजाय लोग बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं, और जिनको घर मिलने चाहिए उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या पोजीशन क्या है? घर का मकान का नारा कोई गलत नहीं था, लेकिन डिलीवर नहीं किया, गिलानी नहीं किया। अभी बताए इमरान खान साहब ये वादा जो नारा लगाया था ये पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? मैं बता रहा हूँ कि अब ये इसलिए होगा कि बहुत सी चीजें जो आप अपना घर बनाते हैं तो उसकी ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। हाँ। तो वो ग्राउंड वर्क जो है पिछले मोहसिन भाई बताएंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रीज को बहुत से हमने इंसेंटिव दिए हैं। पूरे आप देखें कि पंजाब में इस वक्त तकरीबन कई शहरों में काम शुरू हो चुका है, लेकिन आप अपना घर भी बनाते हैं तो पहले सोचते हैं लोकेशन, जगह, फिर उसके नक्शे बक्शे, उसमें यकीन सुस्ती जो है नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, लेकिन आप ये देखें बाकी कौम ब्यूरोक्रेसी ये वो निज़ाम वही है। चलिए ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मोहसिन शेखानी साहब, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट में कहते थे कि जनाब ये कहाँ रियल एस्टेट में पैसा लग रहा है, कहाँ कंस्ट्रक्शन में लग रहा है, ये पैसा तो मार्केट में सर्कुलेट होना चाहिए, ये सारा पैसा जो है वो एक जगह जाके जमा हो जाता है, ब्लैक मनी भी वहां जाके जमा हो जाता है। तो पहले उन्हें बड़ा प्रॉब्लम नजर आता था इस सारे काम के अंदर। अब कोविड आया, उसमें जब उन्होंने स्कीम लॉन्च की तो आज वो बड़े फखर से बता रहे हैं कि जनाब ये तो हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, इसको कंस्ट्रक्शंस को जो है आगे इसमें फैसिलिटीज देके। तो अब फरमाएं कि चलें अब देर आए दुरुस्त आए, तो क्या सही आए अभी, और क्या आवाम की इतनी सख्त है कि वो इससे फायदा उठा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि पहले एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो एक डिफरेंट चीजें होती है, और जब हम गवर्नमेंट में होते हैं तो टोटली सिनेरियो चेंज होता है। नहीं, लेकिन जो मैंने बात की है गवर्नमेंट की बात की, उन्होंने गवर्नमेंट में आके ये बात कही नहीं, गवर्नमेंट में आने से पहली दफा जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, वो आबाद हाउस आए और उन्होंने अपनी पॉलिसी जो अनाउंस की उसमें उन्होंने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, ठीक, और वो जैगम साहब ने और हमारे पूरी टीम ने उनको ब्रीफ किया, और ब्रीफ यही था कि शॉर्टफॉल ऑफ 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। वर्ल्ड बैंक सारी चीजें आपको बताती है, इसलिए कि कच्ची आबादी स्लम्स एरिया है, और अगर आप उसको डेवलप नहीं करेंगे तो जो ये यूथ है उसको सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे तो ये खतरनाक है, ये बम है। अगर इसको हमने यूटिलाइज किया तो यही आपकी ग्रोथ है, यही आपके कंट्री को सब बच्चों को ले जाना है। इनको अगर वो एनवायरनमेंट नहीं दिया, वो प्लान स्कीम नहीं दी, इनको अगर हमने कच्ची आबादी में रखा, इनको अनस्लेम्ड और ऐसे लोग माफिया के अंदर, तो वो बच्चे तो खतरनाक ही होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बात सुनने के बाद उन्होंने कहा हम इस पॉलिसी को अनाउंस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने वो पॉलिसी अनाउंस करने की कोशिश की, 2 साल तक वो नहीं कर सके। कोविड में हमारी दुनिया की इकोनॉमी टोटली डिफरेंट हो गई। हम हैं मकरूज लोग वर्ल्ड बैंक के,
हमें प्रॉब्लम में FATF के और इन सब इदारों के, जब ये कोविड आया और दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई, उस वक्त उनको ये परमिशन मिली कि आप अपनी इंटरनल सिस्टम को चलाएं। फिर ये उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की, इसको मैं समझता हूँ कोई 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, रमजान के करीब लास्ट उन्होंने अनाउंस की थी। और पॉलिसी अनाउंस होने में बैंक फाइनेंस नहीं था पहले कभी भी। आज इन आम आदमी को 5% पे फाइनेंस अवेलेबल है। कोई भी घर बनाएगा उनके लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो शराइत क्या है ये भी हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो कौन लोग बना सकते हैं, कौन लोग लोन ले सकते हैं, हम ये जगम साहब से भी पूछेंगे जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब पॉलिसीज देते हैं, आप अपने ट्रैक को सही करते हैं, आप लोगों को इनपावर करते हैं तो काम होता है। यहाँ अभी भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि जब पॉलिसीज, स्टेट बैंक ने अपनी बहुत अच्छी पॉलिसीज दी, FBR ने अपनी पॉलिसीज दी, तीसरा जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, जिन्होंने अप्रूवल्स देने, सिस्टम चलाना है, डिजिटलाइजेशन करना है। मेरे ख्याल से इमरान खान आज 6-8 महीने हो गए कंटिन्यू एवरी थर्सडे मीटिंग करते हैं, हम उसका पार्ट है, लेकिन वो चीज अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रही। वो पोजीशन इनमें नहीं हो रही, कहीं हो रही है, कहीं मतलब जिस तरीके से एक सिस्टम को हमें डिजिटलाइजेशन करना चाहिए वो नहीं हो रहा, और उसके लिए कोशिश की जा रही है। ये रिक्वायरमेंट है इन लोगों की, इन आने वाले बच्चों की, इनकी फैमिलीज की, कि इनको प्लान स्कीम में अच्छा घर मिलना चाहिए ताकि उस एनवायरनमेंट में रहे, तभी ये लोग उस तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। जब एनवायरनमेंट ही नहीं होगा। अच्छा, मैं वो रियल एस्टेट की तरफ वापस भी आऊंगा आपके पास कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो है सेल परचेज की क्या सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले बिलाल साहब, ये जो फरमा रहे हैं दो हजरात जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और आप इन्हें बखूबी जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो दावा है या जो सोच है या विजन है उसको ग्राउंड पे लाते हुए मुश्किलात का सामना है। तो अवाम ये जानना चाह रहे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें क्या इन 5 सालों में कुछ रिजल्ट निकल पाएंगे या फिर इसके लिए एक और हुकूमत चाहिए होगी? जब हमारी हुकूमत आई थी तो आप कोई भी रिपोर्ट देख लें, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, IMF की हो, इवन इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट देख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स थी और नियर बैंकरप्ट थी। तो ये इमरान खान साहब की इकोनॉमिक टीम, फाइनेंस टीम का सबसे बड़ा जो कारनामा है वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमारे पास इंपोर्ट कवर 2.5-3 महीने के रह गए थे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो फास्ट तरीके से गिर रहे थे, गैस के सेक्टर में लॉसेस थे, आपके पावर सेक्टर में लॉसेस थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, आपका इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ रहे थे। तो ये हमारी सबसे बड़ा क्रेडिट है। इसके बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड करके चलूं कि फिर कोविड आया, और जो कोविड में हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, पूरी दुनिया कह रही थी कि सब लोग कह रहे थे, हमारे पास बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था कि बंद कर दो, सब कुछ कंप्लीट लॉकडाउन में चले जाएं। ये हमारी पॉलिसी थी कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन का जो पॉलिसी ली वो उसके रिजल्ट्स ये आए हैं कि पूरी दुनिया हमारी पॉलिसी को एक्नॉलेज करती है और अप्रिशिएट करती है। इवन यूएस में ये बातें हो रही हैं कि अगर हमने पाकिस्तान की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली होती तो वी कुड हैव सेव्ड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये वहाँ के वॉल स्ट्रीट और जितने भी आपके वहाँ के रिसर्च हाउसेज हैं, वहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो कामयाब तरीन पॉलिसी थी। कोरोना की पॉलिसी, कोविड की पॉलिसी पता है। अच्छा, अब हमें जब इकोनॉमी की जो उस कंडीशंस पे हम आए तो आप लोग जो एक बोल्ड लीडर ही होता है जो मुश्किल फैसले लेता है और जो दिलराना फैसले लेता है। और जब आप कोई मुश्किल फैसले लेते हैं तो इनिशियली उसके आपके पास ये होता है, उसके आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या वो उसके आम आदमी को उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन शुरू के जो हमने मुश्किल फैसले लिए उसके रिजल्ट्स आज ये हैं कि आज आपकी, जिसको मैं आसान लफ्ज में यहाँ के हमारे यूथ हैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी का पहिया है ना वो चल पड़ा है। दिसंबर के आप नंबर्स देखें तो हमारा $2.43 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है जो हमारा दिसंबर का था वो हाईएस्ट एवर, पाकिस्तान की तारीख में एक महीने में इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ जितना दिसंबर 2020 में हुआ है। आपके करंट अकाउंट जो डेफिसिट होता था, हमने $19 बिलियन का रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, वो सरप्लस है हमारा। जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंस का डिफरेंस होता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे कहते हैं, तो ये हमारा सरप्लस है। इन्फ्लेशन जो एक साल पहले 13% थी, आज आप चले जाएं पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की वेबसाइट पे चले जाएं, स्टेट बैंक के नंबर्स देख लें, जो 13% का हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, आज हम वो
5.78 पे है, तकरीबन 8% इन्फ्लेशन कम हुई है ये एक साल के कंपैरिजन में। और ये मेरे नंबर्स नहीं है, इसके साथ आप देख लें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ मेरे साथ है ना कारोबारी लोग बैठे हुए हैं कि जो आपको पहले ये होता था कि आपको एक बिजनेस में एंट्री के लिए आपको काफी प्रॉब्लम्स होती थी। आज पाकिस्तान का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स है 2007 से सबसे बेहतरीन हम उस लेवल पे हैं जहां पे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपका इंडेक्स या बैरोमीटर कह लें। इसके साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये वो नंबर है कि जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जिसमें आपके जो जीडीपी ग्रोथ पे डायरेक्टली असर होता है, वो आपका 2017 के बाद सबसे बड़ा नंबर आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का है। अभी आप टेक्सटाइल देख लें, सीमेंट्स देख लें, सीमेंट जो है वो रिकॉर्ड उसका प्रोडक्शन हुआ है आपके पिछला जो भी नंबर्स आए, और बहुत से सीमेंट कंपनीज हैं जो एक्सपेंशन में जाते हैं। जहां आपने शुरू में नौकरियों का सवाल किया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, लोग एक्सपेंशन करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो क्रिएट होते हैं। बस थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पे क्योंकि टाइम एक ब्रेक का हो रहा है और आप तो रुक ही नहीं रहे जनाबे वाला। अच्छा, तो अब देखना इतना है कि आपको पूरा एक प्रोग्राम कम पड़ेगा। तो देखना ये है कि अब आपने जो माशाल्लाह खूबसूरत बातें की हैं और इतनी जबरदस्त मैं ये तो नहीं कहूंगा हमें ख्वाब दिखाया, बल्कि आपने शायद हकीकत बताने की कोशिश की है लोगों को, भाई पाकिस्तान अब इस जगह पे खड़ा हुआ है, तो इसके असरात जो हैं क्या वो नीचे तक आ रहे हैं? क्या ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं क्या ये इससे मुत्तफिक है, मुतमईन है, ऐसा है या नहीं है? तो यहाँ जो नौजवान बैठे हुए हैं इनसे भी हम जानेंगे और मोहसिन शेखानी से भी पूछेंगे कि इस वक्त खासतौर पर प्रॉपर्टी के शोबे में सेल परचेज की क्या सूरत हाल है। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। मोहसिन शेखानी साहब से जानना चाहेंगे, सर बात ये हो रही है कहीं पर भी जब हम पब्लिक में जाते हैं तो लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत बुरे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जो नौकरी पे लगे हुए हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ने के बजाय घट रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जनाब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हो रहे हैं और इससे दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत जो बेनिफिट हो रहा है, तो आप शायद हमें सही बता सकें कि इस वक्त किस पोजीशन में है, लोगों का क्या हाल है, अगर नए घर बनाने की ऑफर हो रही हैं या प्राइवेट सेक्टर्स में बना भी रहा है तो उसको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? देखें, एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं। अगर एक्टिविटीज़ ना हो तो सीमेंट के हमारी जो यूटिलाइजेशन है इस तरीके से ना हो, स्टील की यूटिलाइजेशन इतनी प्राइस हाई हो रही है वो ना हो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी क्या कंडीशन है। बेसिक स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होता है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपने स्टील और सीमेंट, ये लेके चलती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, चीज़ें तो एक्टिविटी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए अभी वो कंडीशंस नहीं है। जो एक आम आदमी के लिए, एक जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए अभी वो आना है, वो सेकंड फेज है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसका स्टार्ट जो पॉलिसीज तो उसकी फाइनलाइज हो गई लेकिन अथॉरिटीज़ की तरफ से अभी डिले है। अगर वो डिले ख़त्म होता है तो एक आम आदमी जो सोच रहा है कि उसको उस कीमत में, सपोज के उसके पास सिर्फ 3 लाख रुपए है और वो घर लेना चाहता है तो वो अफोर्ड कर सकता है। 3 लाख रुपए अगर उसके पास है और 3 लाख रुपए उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस स्कीम में देती है और 80% बाकी इसके हाउस बिल्डिंग बैंक फाइनेंस करती है, तकरीबन 25 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए का वो घर आज ले सकता है। जिसके पास भी 3 लाख 4 लाख रुपए है वो अफोर्ड कर सकता है, उसको रहते हुए घर में बाद में। लेकिन कैसे ले सकता है, जरा ये बड़ा सवाल है पाकिस्तान का। लेकिन मैं ये जानूंगा जैगम साहब आपसे, लेकिन कुछ सामने जो हमारे नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद है इनसे हम कुछ सवाल लेते हैं। जी जनाब, बैठ के बात करें जी। माइक एक्टिव कर। जैगम साहब से मेरा सवाल है सर, एक तो सर आपका ये जो न्यू हाउसिंग स्कीम पाकिस्तान लॉन्च जो दे रहे हैं इसका क्या प्रोसीजर है, एक ये बता दें। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि सर क्या एज अ चेयरपर्सन आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ये जो लोन होगा ये शफाफ तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि जो कोरोना के दिनों में जो 12-12 हज़ार रुपये तकसीम किए गए थे तो उसमें वो शफाफियत हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसे लोगों को भी पैसे मिले हैं जो इलाके के चेयरमैन। इलाके का नाम बताएं अपने। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे इलाके के चेयरमैन के नाम आए हैं और ऐसे लोगों के नाम भी आए हैं। मैं हैरान हूँ। अब ये है कि बैंकों को ये कहा गया है कि आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग जो लोन बैलेंस शीट है उसका 5% आपने हाउसिंग को देना है। ये इसको कहते हैं हम डायरेक्टेड क्रेडिट या मैंडेटेड क्रेडिट। पहले कोई पाबंदी नहीं थी, इसी वजह से पाकिस्तान की जो टोटल आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेस हैं वो 106 अरब है 70 बरस में, तो दिया ही नहीं किसी बैंक ने। इंडिया में एक कंपनी जो है वो 250 अरब देती है,
मतलब 1 ट्रिलियन से ज़्यादा सालाना चलता है। बांग्लादेश 0.3%, पाकिस्तान है, बांग्लादेश इज़ अबाउट 4%, इंडिया इज़ अबाउट 11%। हमारे 70 बरस में नहीं दिया। अब जो ये चीज़ हो रही है कि 5%, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरी अपील, जो मैंने प्रपोजल दी थी 10% की थी। मोहसिन भाई जानते हैं कि हम लोग बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली बैंक 5% पे माने। हमने एग्री कर लिया कि चलो सप्लाई आएगी, जैसे मंडी में माल आता है ना, तो उसके हिसाब से फिर पैसा आए तो मंडी से माल उठता है। ये लोग तो ज़्यादा तेज़ लाएंगे अगर लोगों की एम्पावरमेंट होगी। इस वक्त वो पूरे स्कीम बन चुकी है। जो उस स्कीम के तहत आपने लेना है, जो 850 स्क्वायर फीट के घर 30 लाख से नीचे वाले जो हैं, उसमें तो आपको इस वक्त भी आप जाएं, मीज़ान बैंक वगैरह वो आपको देने के लिए तैयार है। उनकी अपनी हर एक का प्रोसीजर है। वो ये है कि जी आपने अफोर्डेबल बताना है कि मैं ये किस्तें अदा कर सकूंगा। पहले जो चीज़ नहीं थी, लेकिन उसमें एक कुछ और शराइत भी है सर, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास या आप पे डिपेंडेंट लोग हैं, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आपको भी ये भी जरिया रोजगार भी अपने वहाँ पे बताना होगा। उसका जो है ना, जो लेना चाह रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है ना कि वो बेघर हो तो हम उसे दें, ताकि ये कोई प्रॉपर्टी डीलिंग ना शुरू हो जाए कि एक आदमी के पास 4 घर हैं और पांच फिर और भी ले रहा है। वो तो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो चीज़ हमने कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक है, इसलिए हम कहते हैं गरीब लोगों में इनफॉर्मल इनकम असेसमेंट एंड क्लबिंग ऑफ फैमिली इनकम। ये जो आपका ड्राइवर वगैरह जो है, इसकी डॉक्यूमेंटेड इनकम नहीं होती। फिर ये अकेला वो अपने पे नहीं कमाता, उसकी फैमिली वाइफ भी करती है, वो सारी अनडॉक्यूमेंटेड। अब हम कर रहे हैं क्लबिंग ऑफ फैमिली इनकम, कि एक फैमिली जो है उसकी टोटल इनकम भी, ताकि वो फिर ज़्यादा आमदन शो करे, अफोर्डेबल कर सकते हैं। इसलिए कि आप जाएं पूछें 10-15 हज़ार का तो आपका 12 हज़ार का ड्राइवर वो रेंट पे रह रहा है। ठीक है सर, ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद समरान सैदी बहावलपुर से आया हूँ, बहावल से बिलोंग करता हूँ। बिलाल साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आपने बात की कि जो लोग हैं सीमेंट के थ्रू, मतलब बिजनेस के थ्रू बहुत ऊपर जा रहे हैं। हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा हो, किसी प्लेटफॉर्म बैठा हो, टीवी शो बैठा हो, तो ये बता देता कि भाई हाँ हमारा अमीर, आप हमेशा अमीर की बात करते हैं, ठीक, गरीब आप तबके की कभी बात नहीं करते। आप ये भी दिखा देंगे कि अमीर का बच्चा या अमीर स्विट्जरलैंड जाके आइसक्रीम खा रहा है या लंदन जाके रह रहा है, आप लोग ये दिखा देंगे कि भाई हमारा पाकिस्तान का फिगर ये है। लेकिन आप लोग किसी जगह पे बैठ के जो लोअर तबका है, नीचे वाला तबका, मोहसिन साहब ने तो अपने आप को क्लियर कर लिया, बल्कि रिजवान साहब ने क्लियर कर दिया कि वो आम आदमी, आम रहनुमा है। उन्होंने तो बात ही नहीं की, बल्कि मान लिया कि भाई हाँ हम लोग अभी इस प्रोसेस में। मैं आपसे सवाल करूंगा, तब कब तक ये प्रोसेस स्टार्ट होगी कि या हमको उम्मीद है किसी चीज को, यूथ को या किसी बंदे को, या गरीब जो है, गरीब तबका जो गुर्बत हमारी तकरीबन 45 to 50% जो हमारी गुर्बत की लाइन है, उसको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि भी इन 2.5 सालों के अंदर कुछ बेहतरी आएगी? आपका सवाल आ गया बिलाल साहब। रूरल एरियाज के लिए, जहां आपके दही इलाके हैं, उसके लिए भी पॉलिसीज दी गई। बड़ा मजाक उड़ाई है कि प्राइम मिनिस्टर है ना नेशनल टीवी पे आके अंडे, मुर्गियों का और भैंसों का और इनकी बातें कर रहे हैं। वहां वो ये रोजगार है। आप मुझे एक बताएं, इसको अगर स्ट्रक्चर लेके चले पूरा, इसको एक डॉक्यूमेंटेड वे में चले, तो कितनी बड़ी ये मार्केट है। आपकी डेयरी मार्केट है, आप भावलपुर से आए, आप मुल्तान से आए, वहां आपको पता है कि कितनी बड़ी मार्केट है। तो ये हमें आगे जाके ये एक आम आदमी के लिए एक मैं आखिरी बात करूं, आज आप देखें इंडिया में फार्मर्स का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर फार्मर्स को एम्पावर कर रहा है और उसको इज्जत की रोजगार के लिए वो मौके। इस बात पे तो जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जनाब। जी आप फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गजाली शेख है। आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर 1.5 years नाउ। तो मेरा सवाल पर्टिकुलरली गफ़ार साहब से है कि आपने जो बात की थी, स्टैटिस्टिक्स सारे बताया आपने, करंट अकाउंट डेफिसिट सारे परसेंटेज बताई आपने, लेकिन जो आम आदमी होता है ना, उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो मैक्रो लेवल पे अवेयरनेस जो होती है ना, वो गवर्नमेंट मेरे हिसाब से लैग कर रही है। कि आम आदमी को ये मैटर करेगा कि अंडा पहले 10 रुपए था तो अब 15 रुपए मिल रहा है, तो वो क्यों मिल रहा है? मतलब गवर्नमेंट बदनुमान है या करप्ट है? ऐसे क्यों टैक्स? बस आम आदमी तो यही सोच रहा है, पहले चीनी कितने की थी, अब कितने की है। और खास तौर पर पिछली गवर्नमेंट, ये यानी ये पीटीआई की गवर्नमेंट तो हर चीज पिछली गवर्नमेंट पे डाल देती है ना, उसने हमें ये दिया, लेकिन वो जो पिछली गवर्नमेंट में लोग थे वो अपने रेट बता रहे होते हैं कि हमने जो कुछ दिया उसमें आटा कितने का था, दालें कितने की थी, चीनी कितने की थी, सब्जियां कितने की थी, फल कितने के थे, ये सारी चीजें वो गिनवा रहे होते हैं। हमारी शुरू में बात हुई कि हर चीज की प्राइस होती है और कमोडिटीज की प्राइसेस डिमांड सप्लाई पे होती है। जब कोविड आया तो बहुत सी इश्यू कमोडिटीज में डिमांड सप्लाई का इश्यू आया। अब मैं आज आपसे पूछता हूं,
कि बहुत से आपने टीवी चैनल्स पे और हमेशा आपने देख रहे होते थे, हर जगह आप देख रहे होते थे कि टमाटर 400 रुपए किलो हो गया था। आज आपको पता है टमाटर क्या किलो है? 25 रुपए किलो है। आलू 30 रुपए किलो है। नहीं, वो तो सीजन की बात होती है। तो वही मैं डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूँ ना कि ये सारे कमोडिटीज, जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आपके रिकॉर्ड लो पे आए तो हमने रिकॉर्ड उसका पास ऑन कंज्यूमर को किया और 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा आपके पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई। अब आपका $20 का बैरल जब $55 का आपका हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो आपको पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब आपका रुपए की कदर बढ़ेगी तो चीजें खुद ब खुद जो बेहतर हो जाएंगी, और उस पर जो है काम जारी है। टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हमने सवाल उठाया है कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग किस तरह से सोच रहे हैं कि अगर उन्हें अपना घर बनाना है तो क्या करें, और उसके साथ साथ महंगाई की भी बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं। मैं नौजवानों की जानिब दोबारा जाना चाहूँगा, पूछूंगा कि आप क्या सवाल करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मोहसिन साहब से है। जैसे कि इन्होंने बताया, पहले मैं ज़ैनब साहब ने जैसे बताया कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिलेंगे, तो फिर मोहसिन साहब कह रहे थे कि जिनके पास 3 से 4 लाख होंगे तो हम उनको लोन देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिनके पास घर भी नहीं है और 3-4 लाख भी नहीं है, क्या उनको लोन नहीं मिल सकता? 25 जुलाई 2018 वो दिन था कि जब पाकिस्तान का एक आम शहरी, एक गरीब शहरी अपने घरों से इस उम्मीद के साथ निकला था कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे तो उसको रोटी, उसको पानी, उसको हर एक शय सस्ती मिलेगी। लेकिन मैं बिलाल गफार साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने 2018 के इंतखाबात से पहले ये ढोंग रचाया कि हम आएंगे, हम 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म करेंगे, लेकिन आज करप्शन रेट जो नून लीग के दौर में 117 था वो 124 हो गया है, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसी तरह खान साहब ने 50 लाख घरों का वादा किया। रीसेंट बयान के मुताबिक खान साहब ने बोला कि किसी भी मुल्क में इस तरह घर बनाना मुमकिन नहीं है। तो इसमें बिलाल गफार साहब का क्या टेक है? मैं दूसरा सवाल इसी तरह करना चाहूंगा कि नून लीग के दौर में साल 2017-18 में 35 लाख के करीब लोग बेरोजगार थे। आज के दौर में 1,17,17,000 लोग बेरोजगार हैं। तो उसके बारे में इनका क्या स्टांस है? मोहसिन साहब पहले आप जरा एड्रेस करें। मतलब जब भी कोई घर लेने जाता है, अगर उसके पास कहीं ना कहीं पिछला घर होता है, कहीं कच्ची आबादी में रह रहा होता है, कोई जॉइंट फैमिली होता है, ये 3 लाख रुपए तो 10% है टोटल कॉस्ट का। अगर 30 लाख रुपए का घर लेने जाते हो तो 3 लाख रुपए में पूरी दुनिया में ये फैसिलिटीज इससे ज्यादा हो नहीं सकती। कम से कम अपनी इक्विटी नहीं होगी तो फिर रहेगा कैसे? अपनी कुछ ना कुछ इक्विटी तो पार्ट चाहिए ना। अगर आप कोई चीज भी लेने जाते हैं वो 100 रुपए की और आपको 10 रुपए के अंदर वो मिल रही है और उसके बाकी फाइनेंशियल उसका मॉडल बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत इससे अच्छा पूरी दुनिया में नहीं है। मतलब हम पूरी दुनिया में काम भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, फाइनेंस मॉडल भी देख रहे हैं पूरी दुनिया के। तो ये तो मिनिमाइज है कि इतने में आपको चीजें, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं था कि ये पॉलिसी स्टेट बैंक दे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पैसा देना ही नहीं चाहते थे हाउसिंग को। ये पहली दफा है कि इन्होंने इन कंडीशंस को एक्सेप्ट किया और उनकी चाहत है कि वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट लेते रहे बैंकों में रख के। वो चाहते ही नहीं है कि वो नीचे लेवल पे सप्लाई करे। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि मिनिमाइज है और इतना तो हमें सबको साथ रहना पड़ेगा, तभी चीजें आगे चलेगी। बिल्कुल ठीक है। और बहुत जबरदस्त सवाल आए। जैगम साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ ज़हन में ये रखें कि जो छत है ना घर, ये औरत की होती है ख्वाहिश। अपने बच्चों की छत के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हमने एक सर्वे किया था इंटरनेशनल एजेंसी के लिए पाकिस्तान के 29 शहरों में, और ख़वातीन से पूछा था कि जी आप ये 3 लाख का ना, उस वक्त जो भी परसेंटेज थी, उसने कहा जी मैं पैसा कर्जा कम से कम लूँगी। ये सर्वे है इंटरनेशनल एजेंसी। मैं कमेटियाँ डालूँगी, मैं अपना सारा जेवर बेच दूँगी, मैं अपने भाइयों के पास जाऊँगी, अपने अब्बा के पास जाऊँगी, उनसे कर्ज लूँगी। मेरे बच्चों को अगर छत मिल गई तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। श्रीलंका का ये एक्सपीरियंस है। सिर्फ हमने क्या किया है, कोशिश ये कर रहे हैं कि हाउस वाइफ शुड बी द को ओनर को बोरोअर। अभी तक हमारे मुल्क में जो मॉर्गेजेस होती रही हैं वो मर्दों के नाम पे घर होते रहे। इंडिया में भी ये सर्वे हुआ, श्रीलंका में तो सेवा विमेन बैंक ने ये साबित किया है कि औरत कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होने देती किस्त का। ये औरतें जो है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ उनको को ओनर बनाओ, को बोरोअर बनाओ, उनके बच्चों की छत होगी। आप देखेंगे 3 लाख क्या, वो तो कहेगी जी मैं 10 लाख करूंगी, मैंने कर्जा कम से कम लेना है।
लेकिन हमारा मसला है कि हम सवाल वो वैलिड है कि दे रहे हैं, कब देंगे, उसका जवाब अगर इजाजत हो तो मैं भी दूं। जी वेरी क्विक सर। मगर देखिए बात यह है कि ये मुल्क ना इमरान का है ना नवाज का है, ये आपका है। बात ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जी हमें वो बात जो सही है उसके लिए आपने दिल जान के से काम करना है, जो गलत बात है आपने अड़ के कहना है ये बात गलत है, क्योंकि दिस कंट्री बिलोंग्स टू यू एंड योर नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में कोई लंदन बैठा है, कोई कहीं बैठा है, हम पाकिस्तान में भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू हैव इट। उसमें आप ये देखिए कि मैं आपको बताऊं कि 2-2.5 बरस में जितना काम हुआ है, प्रॉब्लम्स कौम नहीं तब्दील हुई, लेकिन प्रॉब्लम यकीनन आई है रूटीन की भी। पंजाब में, क्योंकि आप लोग कराची से हैं, आपको नज़र नहीं आता, पंजाब में हाउसिंग प्रोग्राम में बहुत काम हुआ है। कई शहरों में प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। LDA ने अभी कोई 35,000 घरों का लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अनाउंस किया है, जिसमें से कुछ ऑन ग्राउंड हो गए हैं। 40 शहरों में उन्होंने भी बहुत सी और चीज़ें हैं जो इस वक्त बताने का नहीं। पंजाब में उन्होंने हाउसिंग टास्क फोर्स बनी, वहाँ पे पंजाब हाउसिंग टाउन प्लानिंग एजेंसी बनी, उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स पाकिस्तान पंजाब में बनाए। हो रहा है, काम हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कि जब वो होंगे ना काम, तो दूसरे लोगों को भी पॉलिटिकल रीजन पे कम से कम ये करना पड़ेगा कि यार वो गवर्नमेंट के साथ भी आ रहा है, क्योंकि एक अदर पार्टी की है, तो इस वजह से भी एक चैलेंज जो है आ रहा है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब। बिलाल साहब, मुझे महसूस हो रहा है सबसे ज्यादा सवाल आपसे थे, क्योंकि और ये भी आप अपने हल्के में मौजूद हैं, इस वक्त भी आप अपने हल्के में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पे आपके हल्के के भी नौजवान हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन लोगों को शिकायतें PTI से। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो वो एक्चुअल नंबर्स नहीं है करप्शन के, वो परसेप्शन इंडेक्स है, और वो कोई आपका पब्लिक सर्वे या एक्चुअल नंबर्स पे नहीं है। 12 इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया की जिन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द परसेप्शन, वो कोई एक्चुअल नंबर नहीं है। उसमें से 8 लोगों ने अपनी जो मार्किंग की थी वो सेम थी जो पिछली मर्तबा थी, और 1 या 2 इंस्टीट्यूशंस ने उन्होंने आपको नेगेटिव मार्किंग की, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल वो इंडेक्स करप्शन का इंडेक्स नहीं, वो परसेप्शन का इंडेक्स है, वो आपका नीचे आ गया, जिसकी वजह से ये आपकी ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग हो गई। जहां तक आपने एक मेरा और भाई ने बात की जॉब अपॉर्चुनिटीज के, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। आज हकीकत यह है कि स्किल लेबर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। जो टेक्सटाइल में जो आपके जिसको पावर लूम्स चलते हैं, यहाँ पे फैसलाबाद में आपके पास शॉर्टेज ऑफ लेबर्स है, आपके पास स्किल लेबर नहीं है। आपको मैं एक और यहाँ पे बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ, यहाँ IT वगैरह का माहौल बना हुआ है। जो आपका पिछले साल $650 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था पूरे साल, अभी आपका 6 महीने में $958 मिलियन, 40% आपका IT का एक्सपोर्ट बढ़ गया। और ये उसमें ज्यादातर आप लोगों का ये कंट्रीब्यूशन है, जो घर बैठ के कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐप बना के वो आगे बेच के वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये IT का वो एक शोबा था जो हमारा बड़ा हमेशा से निगलेक्ट था। तो आप देखें जहाँ स्किल लेबर है, जहाँ या इवन जो लेबर है उसकी शॉर्टेज है, जो आप और आप ये बात समझने की देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए थे तो उनको क्या चैलेंजेस थे। फिर कश्मीर का चैलेंज हुआ, आपका पुलवामा हुआ, फिर कोविड हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम वहां पे पहुंच गए हैं जहां इकोनॉमी को, जिसको हम कहते हैं कि आपकी वी शेप आपकी इकोनॉमी की रिकवरी हुई है, और आगे आप देखेंगे कि एक्सपेंशन भी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो मैं सब लोगों को बस एक आखिरी बात बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने घबराना नहीं है चीज, और मैं अच्छा जी, और एक लास्ट में रिजवान मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, जिसको कहते हैं ना वर्स्ट इज ओवर एंड नाउ लेट्स होप। और आप सब लोगों का एक इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए कि हम एज अ पाकिस्तानी हम अपना इंडिविजुअल रोल प्ले कर सकें और कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकें पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि एक तो घबराना नहीं है सबने, और गवर्नमेंट किस जगह पर है कि हम तो चाहेंगे कि 2021 के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हो जाए। तो बल्दियाती इंतखाबात में अवाम का वोट अगर किसी किस्म की धांधली नहीं होती है और बिल्कुल सही वोट जो है वो आते हैं सामने, तो उसमें भी अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी जो है वो कितनी मकबूल है। तो और उम्मीद जो है जोड़े रखना है।
अगर आप कहीं समझते हैं कि अवाम को बाशऊर होने की जरूरत है, और अगर अवाम ये समझती है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर भरपूर तरीके से जो आवाज उठाए, बाहर भी निकले, सोशल मीडिया पे भी आवाज उठाए, क्योंकि अवाम की ताकत भी एक बहुत बड़ी ताकत है। आज हमने कोशिश की कि हाउसिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं और इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसमें आम आदमी किस जगह पर है वो सूरत हाल आपके सामने लेकर आए। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक प्रोग्राम में कवर होना जरा मुश्किल रहा। इंशाल्लाह इस मौजू पर आगे भी प्रोग्राम करेंगे। अभी रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।